गाइज मैं आपको बता दूं, मेरा ब्लॉग आज पूरे 5 बार रिटेक मुझे करना पड़ा है। उसका रीजन ये जो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक अपने स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ जो कि मेरी पेशेंट हैं। और वो मेरे पास क्यों आई, किस लिए आई, क्या तकलीफ थी उनको, किस चीज़ से सफ़र कर रही थी, वो सब आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊंगी। और आप इससे रिलेट कर पाओगे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, आपके घर में कोई मेंबर है जिसको ये सब समस्या है, वो चीज़ आप समझ पाओगे और इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। पुराने हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं। तो अभी मेरे साथ जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं वो ये हैं मिसेस स्मिता तिवारी। और ये करंटली अभी सरपंच के पद पर पोस्टेड है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे एक गांव है, वहाँ पे पोस्टेड हैं। और ये कुछ काफ़ी दिनों से अपने कुछ समस्या से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। वो समस्या के बारे में वो खुद ही बताएंगी, बट मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि इनकी जो सफरिंग है वो बहुत कॉमन है आज के समय पे। अगर जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उसमें से 50% पेशेंट इस केस के होते हैं। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि समय पे उनको जानकारी नहीं होती, समय पे वो जान नहीं पाते कि उनको इस समस्या को कहाँ दिखाना चाहिए, कब दिखाना चाहिए। इस वजह से केसेस बहुत लेट हो जाते हैं और फिर रिकवरी भी स्लो होती है और पेशेंट की सफरिंग का टाइम भी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं स्मिता मैम के पास और जानते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में कि उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, अपने दर्द से लेके हमारे यहाँ आने तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, इस बारे में जानते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? अच्छी हूँ श्वेता मैम। नमस्ते। नमस्ते। और तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी हमारे व्यूवर्स को? जी आपका बिल्कुल नाम? बताऊंगी। जी। मुझको तकलीफ था कमर का, हाथ हाँ। में झुंझुनाहट थी। हम्म। मैं नागपुर में दिखाई डॉक्टर को, हम्म। तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए। हम्म। मेरी एमआरआई हुई कमर की, हाथ की, और गर्दन में दर्द था। तो मैं पहले फिजियोथेरेपी वालों को ढूंढी। हम्म। मुझको पता नहीं था कि यहाँ श्वेता जी रहती हैं। हम्म। फिर मेरी सिस्टर बोली कि रहती हैं एक श्वेता मैम करके, पता लगाओ। तो फिर मैं आई तो मिली श्वेता जी से। तो मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही हैं। मेरा 99% मुझको आराम है। हम्म। फिर भी मैं अभी यही चाहती हूँ, उम्मीद यही करती हूँ कि आगे मैं अभी ट्रीटमेंट लूँ जिससे मुझे हमेशा के लिए आराम हो जाए। मैं गांव की सरपंच हूँ, वहाँ की मैं भलाई के लिए हुई हूँ सरपंच, सेवा भाव के लिए हुई। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छी हो जाऊँ, इसीलिए मैं उनकी सेवा अच्छे ढंग से कर सकूं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। मैं आगे यही करती रहूं। और श्वेता जी रीवा की सबसे अच्छी स्पेशलिस्ट है फिजियोथेरेपी की। मुझको बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। मतलब ये नहीं लगा जिससे सब डॉक्टर फील आते हैं पेशेंटों से, पर उनमें ये नहीं है। वो हर तरह से अपने पेशेंटों का ध्यान रखती हैं, बहुत ही अच्छे से उनका विधिवत फिजियोथेरेपी करती हैं और हर तरह से पूरा थैंक करती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपको समस्या क्या हुई थी? आपको कैसे पता चला कि आपकी नस दब रही है, कि क्या दिक्कत है? आपको कैसे अचानक ये दर्द शुरू कैसे हुआ था? आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं करे, बस ऐसे रहे गांव में। ऐसे भाई सरपंच हैं, घूमना भागना फिरना हुआ मेरा। फिर ऐसे लगा, अचानक तकलीफ दर्द हुआ। फिर मैं रीवा में दिखाई तो मेरे को आराम नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि मैं नागपुर में दिखा लेती हूँ एक बार। तो जब गई डॉक्टर के यहाँ तो वो बोले कि भाई आपकी नस दब रही है। आपको ये कैसा दर्द होता था? दर्द न मैं बैठ पाती थी, मैं ना झुक पाती थी, ना चल पाती थी। मुझको थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत थी। हम्म। फिर इसके बाद हो गया, गए नागपुर दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले भाई आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मेरी एमआरआई किए। फिर मेरे को पता चला, हालांकि मेरे नस की पूरी जांच हुई वहाँ। फिर बोले कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए 2 महीने, इसके बाद ही आप। तो जब आपको डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया तो आप जानते थे फिजियोथेरेपी क्या है? मैं फिजियोथेरेपी नहीं जानती नहीं थी। जानते थे, ओके। फिर मैं जबलपुर में, मेरी दीदी रहती हैं, जीजा जी रेलवे में है, वो बोलेंगे चलो भंडारी हॉस्पिटल है, परिचित है। वो बोले चलो मैं कराती हूँ, डरने की कोई बात नहीं। जब मैं वहाँ गई तो थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई मुझे कि भाई क्या करेंगे मेरे साथ, क्या कैसे। मैं वैसे भी इतना परेशान थी वहाँ जांच करवा के नागपुर में। फिर कोई ऐसी समस्या नहीं थी। वो बोली कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। मशीन वगैरह मेरे लगाई, एक्सरसाइज बताई,
पहले तो बोली कि आपके 1 हफ्ते तक मशीन लगेगी, थोड़ा सा करंट से लगेगी, कुछ ऐसे लगेगी, सब तरह से मशीन लगाई। बोली आप परेशान मत होइए, फिजियोथेरेपी करवाइए और एक्सरसाइज करिए कंटिन्यू, तभी आपको जाके 2-4 महीने 6 महीने में आराम होगा। इतना जल्दी आपको आराम भी नहीं होगा। इस तरह मैं रीवा में आई तो फिर श्वेता मैम को देखी। हाँ, अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप दवाई खा रहे थे, जो आपको डॉक्टर्स ने दवाई दी थी इसके दर्द के लिए, उससे आपको आराम था थोड़ा बहुत या बिल्कुल आराम जी नहीं था? आराम तो था मैम। हाँ, ओके। आराम था, दवाई से बिल्कुल आराम था मेरे को। पर डॉक्टर बोले थे फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगी तब तक आपको आराम नहीं होगा। हाँ, वो जड़ से नहीं जाएगा। जड़ से नहीं जाएगा। वो पेन किलर खाना बंद नहीं हो जी पाएगा। पेन किलर खाना बंद। पेन किलर आप श्वेता मैम बोली कि मत खाइए, तो मैं पेन किलर खाना बिल्कुल बंद कर दी। सिर्फ मैं वैसे विटामिन डी कॉम्प्लेक्स वगैरह की दवाई खाती थी, माँ की दर्द की नहीं। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आके आपने फिजियोथेरेपी शुरू करी थी, तो आपको क्या भरोसा था कि इससे ठीक हो जाएगा? भरोसा था हमको। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमको ये लगता है अच्छा। कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। मैं कभी ये नहीं सोचती कि हम ठीक नहीं होंगे, पर थोड़ा सा जब तकलीफ रहता है तो ये लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं, पर ये नहीं लगता कि नहीं ठीक होंगे। इसीलिए मैं फिजियोथेरेपी के लिए मैं बोली। मेरे हस्बैंड भी बोले कि भाई फिजियोथेरेपी आप करवाओ, हाँ बिल्कुल, आपको आराम होगा। जी। फिजियोथेरेपी से होता है, मैं कई लोगों का सुना हूँ, इसलिए वो कई लोगों से पूछे भी अपने फ्रेंड लोगों से, तो बोले कि फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा होता, भाभी जी का आप करवाइए। इसलिए मैं फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करवा रही हूँ। अच्छा, शुरू में कई सारे लोग को जब फिजियोथेरेपी के लिए बोलो तो वो कहते हैं कि रोज 1 घंटा का समय देना पड़ेगा, 1 महीना आना पड़ेगा, 15 दिन आना पड़ेगा, तो ऐसे में बहुत सारे लोग नहीं आते। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको अरे आना नहीं, ये गलत बात है। अगर शरीर में कोई भी तकलीफ है तो बिना ट्रीटमेंट पूरा लिए बंद नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या किसी और। ऐसा कुछ नहीं, पहले तो ट्रीटमेंट ले, महीने 2 महीने जब तक पूरा ना हो तब तक आदमी ये ना बोले कि हम ठीक नहीं है, नहीं जाएंगे, मेरा काम पड़ा क्या। हमारे भी यहाँ है, हमारे भी ऑफिस वर्क के लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, बच्चे हैं, फिर भी मैं आती हूँ। आप खुद भी वर्किंग हैं तो अपने जगह से मैं हाउस वाइफ हूँ फिर भी, और सरपंच भी हूँ, गांव की हो गई इस साल, फिर भी मैं कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करवाना चाहती हूँ, आ भी रही हूँ। ठीक है। तो अभी बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उन लोग को पता ही नहीं चल पाता समय पे कि हमको ऐसी कोई समस्या है तो हमें फिजियोथेरेपी में दिखाना चाहिए, या फिर उनको आने के लिए बोलो तो वो कहते हैं घर के काम से समय नहीं मिल पाता, हम आ नहीं पाते, क्योंकि रोज 1 घंटा डेली यहाँ आना। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे उन महिलाओं को? उन महिलाओं को यही बोलेंगे कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आइए, पहले अपना स्वास्थ्य देखिए, फिर घर का काम देखिए, हाँ। फिर और भी कोई काम करिए, पहले अपना स्वास्थ्य देखिए। जब ठीक रहेंगे तब ना दूसरे की सेवा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले जब खुद ही नहीं ठीक रहेंगे तो दूसरे की कहाँ कर पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि महिलाएं मेरी बात सुने और फिजियोथेरेपी के अपना ध्यान द्वारा रखें, आए और अपना ध्यान रखें। हाँ, ठीक है। आपको फिजियोथेरेपी में जैसे यहाँ पे एक हमारे यहाँ बोलते हैं कि सिकाई होती है, मसाज होती है, तो आपको तो अभी तक पता चल गया होगा ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मेरे को ये तो बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे जो हम आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, जो एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, तो आप वो रेगुलर करते हो एक्सरसाइज? जी मैं रेगुलर करती हूँ। 3 बार आप बोलती हैं, 2 बार मैं घर में करती हूँ, 1 बार यहाँ करती हूँ। अच्छा ठीक है। और कोशिश ये भी करते हो कि जब थेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू हो तो रेगुलर आओ, है ना? जी जी गैप ना हो, इसीलिए गैप आप ना हो, जब तक आप बोलेंगे मैं रेगुलर आऊंगी, चाहे जितना भी काम रहेगा, जितना भी कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको झुनझुनी आपकी जो आती थी वो पूरी तरह खत्म हो गई? झुनझुनी मेरी 99% खत्म है, 5% है, तो अभी मैं जब तक होगा तब तक आऊंगी। बस कमर का दर्द कैसा है अब पहले से? कमर का दर्द तो बिल्कुल आराम है, थोड़ा बहुत है, तो वो भी धीरे धीरे हाँ, फिजियोथेरेपी से खत्म होगा। अब धीरे धीरे आप पहले जैसे अपने काम कर पाते हो, अभी दिक्कत तो नहीं होती ना आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, चलने में भी दिक्कत नहीं होती। झुक के बैठने के लिए आप मना करिए, झुक के नहीं बैठती, सिट डाउन सीधे बैठ जाती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बस एर्गोनॉमिक्स का ध्यान हाँ, रखना थोड़ा चाहिए। सा अपने सेहत का भी ध्यान रखती हूँ। भाई आप बोली हैं डॉक्टर हैं, हाँ। तो मैं आपकी बात की तो भी पालन करूंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अवेयरनेस फैलाई स्मिता मैम, लोगों को बहुत सारी महिलाएं या पुरुष या बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हमारे या व्यूअर्स जो हमारे ये चैनल देख रहे हैं, उनको इससे ये पता चल गया होगा कि ऐसी समस्या में हमें क्या करना चाहिए, और कभी भी अधूरा ट्रीटमेंट आप बिना डॉक्टर के क्लियरेंस के बिना आपको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जी उससे श्वेता मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रीटमेंट तो पूरा लेना चाहिए। हाँ, जब तक हो पूरा अपना ट्रीटमेंट करो, फिर तो काम सारी जिंदगी है ये आदमी औरतों का। बिल्कुल। ठीक है, चलिए नमस्ते। थैंक यू।
तो ये देखा आपने किस तरीके से एक छोटी सी समस्या आप अगर इग्नोर करते हो तो किस तरीके से धीरे धीरे एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और उसके बाद आप कितना ज़्यादा सफ़र करते हो। ताकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम, समस्या या बीमारी का समाधान हमारे बहुत नज़दीक और बहुत आसपास होता है, लेकिन सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से या हमें जानकारी ना होने की वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पाते या वो सर्विस हम तक नहीं पहुंच पाती। तो यही मेरा इंटेंशन था आज का ब्लॉग बनाने का, आपको अपनी पेशेंट से मिलवाने का, ताकि अगर आप या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो वो जागरूक हो जाए अपनी चीज़ के लिए, आप जान जाओ और आप अभी जितना जल्दी हो सके तुरंत आप उस चीज़ पे एक्शन लो। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा, आप रिलेट कर पाए होंगे इस ब्लॉग से। तो ऐसे ही ब्लॉग मैं आगे आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या आप आगे भी ऐसे ब्लॉग्स, यूज़फुल ब्लॉग्स देखना चाहते हैं या नहीं। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, मेरा ब्लॉग आज पूरे 5 बार रीटेक मुझे करना पड़ा है। उसका रीज़न ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है कैमरे में, लुक एट दिस पर्सन। एक्चुअली शशांक बीच में आ गए और उन्होंने एक बार बेल बजा दी और मेरा ब्लॉग आधे में 2 बार रह गए, इसलिए मुझे बार बार रीटेक करना पड़ा। तो आप देख रहे हो ब्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। तीसरी बार में तो आपका आवाज नहीं आया था ना। हाँ, एक बार तो म्यूट होके मेरा ब्लॉग आधे में रह गया और मतलब स्पीकर अच्छे से कनेक्ट नहीं था, तो पूरा ब्लॉग मैंने शूट कर लिया और आवाज़ ही नहीं आई। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती है और बार बार रीटेक करना हमें पड़ता है। तो आप जान रहे हो कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।